जी के बारे में, एक ऐसा युग जिसे इतिहास ने भारत का स्वर्ण युग कहा। तो चलिए आज गुप्त वंश का संपूर्ण इतिहास जानते हैं। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, भारत की धरती पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। कभी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का विशाल साम्राज्य रहा यह देश अब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। हर ओर अस्थिरता, भय और विदेशी आक्रमणों की आशंका थी। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या भारत फिर कभी एक हो पाएगा? और तभी इतिहास के अंधेरे में एक छोटा सा दीप जला। उस दीप का नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कोई महान विजेता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि साम्राज्य तलवार से नहीं, नींव से बनते हैं। मैं हूं श्रीगुप्त। मैंने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। यहीं से शुरू हुआ गुप्त साम्राज्य। संभवतः अयोध्या उसकी राजधानी थी। उसके बाद आया उसका पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच ने समझ लिया था कि सिर्फ युद्ध नहीं, राजनीतिक रिश्ते भी शक्तिशाली होते हैं। इसी सोच के साथ शुरू हुए गुप्त लिच्छवी संबंध। यही वह बीज था जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। अब मंच पर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। यह वह शासक था जिसने रिश्तों को हथियार बना लिया। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यह विवाह प्रेम से ज्यादा रणनीति का प्रतीक था। इस एक निर्णय से गुप्तों को वैधता मिली, उत्तर भारत का समर्थन मिला और शक्ति का संतुलन बदल गया। मैं चंद्रगुप्त प्रथम आज 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत करता हूं बादशाह। यह घोषणा थी कि अब भारत में एक नया युग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, उसने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी। उस पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इतिहास का वह योद्धा जो तलवार भी चलाता था और वीणा भी बजाता था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे कहा, भारत का नेपोलियन। लेकिन उसकी नीति सिर्फ विनाश की नहीं थी। कई राजाओं को पराजित कर उसने वापस उनकी सत्ता लौटा दी, क्योंकि वह जानता था स्थायी साम्राज्य भय से नहीं, सम्मान से चलता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण उसके दरबारी कवि एवं संधि विग्राहिक हरिशेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से झांत होता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को भी बनाया था। समुद्रगुप्त के बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त सिंहासन पर बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त और महान चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच एक और राजा था? उसका नाम था रामगुप्त। कहा जाता है कि रामगुप्त एक कायर राजा था। जब शकों ने आक्रमण किया तो उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को दुश्मनों को सौंपने का शर्मनाक समझौता कर लिया। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ये सहन नहीं कर सका। उसने स्त्री का वेश धारण किया, शक राजा के शिविर में घुसा और शक राजा का वध कर दिया। बाद में उसने रामगुप्त को हटाकर सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त द्वितीय वह शासक था जिसने विदेशी शकों को खुली चुनौती दी। शक क्षत्रपों को पराजित कर उसने कहा, अब भारत पर विदेशी शासन नहीं चलेगा। मैं चंद्रगुप्त द्वितीय आज उत्तरापथ और अवंती के राज्यों को समाप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता हूं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मैंने चांदी के सिक्के चलाए। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय की शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय पर विजय का वर्णन है।
मैं हूँ चीनी यात्री फाहियान। मैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। मैं 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा, भारत में लोग सुखी हैं, दंड कम है और धर्म जीवित है। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक क्रांति का समय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जयिनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अध्ययन और प्रयोग से ही सत्य का प्रकाश मिलता है। उसके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा गया है। उसके दरबार में थे कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह और यहीं रचे गए अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश। इसी युग में अजंता की गुफाएं सजी, दशावतार मंदिर बना, मूर्तियों में भाव आए, मंदिर वास्तुकला जन्मी। ये सचमुच भारत का स्वर्ण युग था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम राजा बना। कुमारगुप्त ने सर्वप्रथम गुप्त मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर को अंकित करवाना प्रारंभ किया। मैं कुमारगुप्त प्रथम, मैंने 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का ऐसा केंद्र था जहां एशिया भर से विद्यार्थी आते थे। लेकिन समय बदल रहा था। उसके बाद सत्ता संभाली स्कंदगुप्त ने। उसके सामने खड़ा था भयंकर संकट, हूणों का आक्रमण। स्कंदगुप्त